21 फरवरी 2022। पेरू की राजधानी लीमा। एक आम सा दिखने वाला मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर लियोनार्डो कोरिपे रोज की तरह सड़कों पर सवारी ढूंढ रहा था। वो वेनेजुएला से आया था, 3 बच्चों का पिता, मेहनती और शांति से जीने वाला इंसान। लेकिन उस दिन जो हुआ वो उसके परिवार और पूरी इंटरनेट दुनिया के लिए किसी डरावने सच से कम नहीं था। शाम के करीब 6 बजे लियोनार्डो अपनी गाड़ी रोककर लीमा के गैलास पेरास नाम की जगह पर कुछ दूसरे टैक्सी ड्राइवर से मिलने लगा। आम बातचीत चल रही थी जब अचानक वहां बहस छिड़ गई। गवाहों के मुताबिक बहस तेज होती चली गई और लियोनार्डो कुछ कहे बिना एक कोने में जाकर बैठ गया, चेहरा टेंशन से भरा हुआ। तभी वो शख्स जिससे उसकी बहस हुई थी लियोनार्डो के पास आया और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उस वीडियो में लियोनार्डो कैमरे की तरफ कहता है और थक हार कर एक अजीब वाक्य बोलता है जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होता है। क्या तुमने बॉस को बता दिया? पीछे से एक आवाज आती है कैमरे के, एल पैट्रॉन। ये कहते ही वो आदमी अचानक जेब में हाथ डालता है और एक बंदूक बाहर निकाल लेता है। लियोनार्डो जो पहले से ही टेंशन में था बस उसकी तरफ देखता रह जाता है और तभी सड़क के सन्नाटे को चीरती हुई 5 तेज गोलियों की आवाज़ें गूंजती है। कुछ सेकंड के अंदर ही लियोनार्डो नीचे गिर पड़ता है और फिर कभी नहीं उठता। लेकिन वीडियो वहीं नहीं रुकता, कैमरा चलता रहता है जैसे ये एक आम घटना हो। और इसी फुटेज ने इंटरनेट की सबसे डार्क रिकॉर्डिंग्स में अपनी जगह बना ली। वीडियो वहीं ख़त्म नहीं होता। कई लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी अपने फ़ोन निकाले और लाश की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। ये वो पल था जब इंसानियत का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया। जांच में पता चला कि लियोनार्डो को जिसने मारा उसका नाम था फ्रैंक प्लूपास, एक कुख्यात सिकैरियो यानी भाड़े का हत्यारा। उसका दूसरा नाम था मेटाफोर गुस्टो यानी किल फॉर प्लेजर। मौत की वजह सिर्फ 16 सोल्स का बकाया यानी लगभग 1400 इंडियन रुपीस। बस इतना ही जुर्म था लियोनार्डो का। और फ्रैंक ने उस हत्या की वीडियो को बाकी टैक्सी ड्राइवर्स को भेजकर धमकी दी, पैसे समय पर दो वरना तुम भी। देखते ही देखते वो फुटेज शॉक साइट्स, फोरम्स और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों के बीच भी वायरल होने लगी। एक तरह से ये वीडियो मीम बन गया, एक मरे हुए इंसान का मजाक। और फिर शुरू हुई इस केस की सबसे डरावनी अफवाह। घटना के करीब 9 महीने बाद नवंबर 2022 दुनिया भर के 187 लोगों को एक ईमेल आया जिसका सब्जेक्ट था हेलो। ईमेल में लिखा था, मेरा नाम लियोनार्डो है और यह है मेरी वीडियो। साथ में अटैच था एक वीडियो california.mp4 जिसमें किसी ने AI से लियोनार्डो का चेहरा डीफेक बनाकर एक पॉप गाना गवाया था। जिन्होंने जवाब दिया उन्हें बाद में उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा गया। IP और जीमेल ट्रेस करने पर पता चला कि ये सब एक लड़का जैकब के अकाउंट से भेजा गया था, लेकिन असली दिमाग किसका था यह आज तक पता ही नहीं चला।
इस वीडियो के साथ एक और वर्जन भी सामने आया, नाम था Leonardo.mp4। इसमें अल्पाद्रोन वाली असली फुटेज को क्लोजअप करके लियोनार्डो की बॉडी के आसपास का हिस्सा दिखाया गया। यूट्यूब ने इस वर्जन को टू एक्सट्रीम बताकर हटा दिया, लेकिन जो लोग इसे देखना चाहते थे उनके लिए पैट्रियन जैसी साइट्स पर अनकट वर्जन्स डाले गए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सबूत था उस डार्क इंटरनेट कल्चर का जहां मौत भी एक कंटेंट बन चुकी है। अगर 2019 में फ्रैंक को पहले की हत्याओं के लिए सही सज़ा मिली होती, अगर कानून ने वक्त रहते उसे रोका होता, तो आज लियोनार्डो भी शायद बाकी आम लोगों की तरह जीवन जी रहा होता। एक ऐसा इंसान जिसका नाम कभी किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन अब वो नाम इंटरनेट की सबसे डरावनी रिकॉर्डिंग से हमेशा के लिए जुड़ चुका है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक वार्निंग थी। इंटरनेट पर सब कुछ मजाक नहीं होता। सोचिए, अगर कोई आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके घर के अंदर के पल, आपकी खिड़की के पीछे की ज़िंदगी बिना आपकी इजाज़त के रिकॉर्ड करता रहे और फिर सब कुछ यूट्यूब पर अपलोड कर दे। कुछ साल पहले यूट्यूब पर ऐसा ही एक चैनल चुपचाप उभर रहा था। नाम था एलियोट टोरेज। इस चैनल की प्रोफाइल में न कोई डिस्क्रिप्शन, न कोई पहचान, बस एक साइलेंट अजीब सा प्रोफाइल फ़ोटो और 753 वीडियो, जिनमें ज़्यादातर एक ही जगह से रिकॉर्डिंग की गई थी, एक ऊंची बिल्डिंग की बालकनी से। सामने की खिड़कियों और गलियों पर कैमरा टिकाए। शुरू में वीडियो आम लगते थे, लोग कपड़े सुखा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई बालकनी में फ़ोन पे बात कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखते हैं, एहसास होता है कि ये कोई रैंडम फुटेज नहीं, ये रोज़ाना रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ऐसा लगता जैसे चैनल का मालिक लोगों की टाइमिंग और रूटीन तक जानता हो। वो अलग अलग फ्लैट्स पर कैमरा घुमा घुमा कर लोगों को ट्रैक करता था। कोई चुपचाप रो रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, तो कोई अकेला खाना बना रहा है। ये सब बिना उनकी जानकारी के रिकॉर्ड हो रहा था और फिर यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा था। डराने वाली बात यह है कि इन वीडियोस में कोई म्यूज़िक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई वॉइस ओवर नहीं, बस एक खामोश कैमरा जो किसी की निजी ज़िंदगी को धीरे धीरे केंद्र कर रहा है। कुछ वीडियोस कुछ सेकंड्स के होते थे, तो कुछ पूरे 15-20 मिनट लंबे। ज़्यादातर वीडियो पर व्यूज़ कम थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हज़ारों लोग देख चुके थे। और हैरानी की बात ये थी कि कुछ कमेंट्स में लोग इस तरह की रिकॉर्डिंग की तारीफ़ कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अगला लाइव कब होगा। जब कुछ रेडिट यूज़र्स को ये चैनल मिला, तो उन्होंने इसे आर मिस्ट्री जैसे सब रेडिट पर शेयर किया। वहीं से इसकी चर्चा बड़ी यूट्यूब कम्युनिटी तक पहुंची और फिर इसे कवर किया एक बड़े यूट्यूबर लेज़ी मास्क्वेराडे नाम के मशहूर यूट्यूबर ने अपनी डिस्टर्बिंग थिंग्स आई फाउंड ऑन द इंटरनेट सीरीज़ में। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। चैनल अचानक पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया, सारे वीडियो हटा दिए गए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलियोट टोरेज ने खुद एक पोस्ट डाला जिसमें उसने अपनी सफाई दी। उसने लिखा, मैं खुद लेज़ी मास्क्वेराडे का सब्सक्राइबर हूँ और जानता हूँ कि उनका असर कितना बड़ा है।
ये चैनल मैंने कोविड लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था, जब मैं अकेलापन और डिस्कनेक्ट महसूस कर रहा था। बालकनी से रिकॉर्ड करना मेरे लिए एक तरह की डायरी जैसा था, एक एक्सपेरिमेंटल आर्ट प्रोजेक्ट। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये इन्वेसिव या गलत लग सकता है। उसने आगे कहा, मैंने कभी लाइव नहीं किया, वीडियो से पैसे नहीं कमाए, और हाल ही में जब ये वीडियो लोगों को गलत लगे तो मैंने सब डिलीट कर दिए। मेरा मकसद किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना नहीं था। आज अगर आप ये चैनल खोलें तो वहाँ आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका ये पोस्ट बचा है जो बताता है कि वो सब कुछ मिटा चुका है। लेकिन इस कहानी ने एक ज़रूरी सवाल खड़ा किया है। जब कोई अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन के नाम पर दूसरों की ज़िंदगी रिकॉर्ड करता है, तो वो कला है या क्राइम? शायद उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन जिनकी ज़िंदगी कैमरे में कैद हुई, क्या उनकी इजाज़त मायने नहीं रखती? और यही सोचने वाली बात है। इमेजिन करो एक ऐसी सोसाइटी जहां डाइवोर्स सिर्फ एक लीगल चैलेंज नहीं, बल्कि एक गहरा सोशल स्टिग्मा भी है, खासकर महिलाओं के लिए, जहां शादी के बाद उन्हें अक्सर अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम हाउसवाइफ्स बनना पड़ता है, जिससे वो अपने पतियों पर पैसों के लिए निर्भर हो जाती हैं। जापान जैसे देश में एक अनहैप्पी मैरिज कभी कभी बंधुआ मजदूरी जैसा फील करा सकती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द दान्ना शिने, जिसका सीधा मतलब है पति मर जाए। एक ऐसी वेबसाइट जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। दान्ना शिने सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का आईना है। इसकी इंस्पिरेशन जापान की 2 आइकॉनिक सीरीज से मिली है, फेमस एनिमे डेथ नोट और एक कम जानी पहचानी लेकिन उतनी ही पावरफुल हॉरर सीरीज हेल गर्ल। हेल गर्ल में लोग एक शापित वेबसाइट के ज़रिए अपने सताने वालों को नरक भेज सकते थे। दान्ना शिने भी कुछ ऐसा ही काम करती है, लेकिन इसका कनेक्शन रियल वर्ल्ड से है, जो कि चिलिंग है। यह एक ऐसा ऑनलाइन फोरम है जहां गुमनाम महिलाएं अपने पतियों की मौत की विश करती हैं। उनके लिए मौत सिर्फ शादी की कस्मों का एंड नहीं, बल्कि एक एग्जिट क्लॉज भी है, अनहैप्पी मैरिज से आज़ादी पाने का एकमात्र ज़रिया। हर पोस्ट लिखने वाले की तरफ से मौत के देवता से प्रार्थना होती है, अपने पार्टनर की जल्दी मौत के लिए। कई यूज़र्स सच में बिलीव करते हैं कि अपनी विश शेयर करके वो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे हकीकत में बदल रहे हैं। वेबसाइट के होम पेज पर हर महीने एक डेथ काउंट भी होता है, जो बताता है कि कितने पतियों को सफलतापूर्वक निपटा दिया गया है। जब आप इस भयानक सामुदायिक डायरी को पढ़ते हैं तो आपको उन महिलाओं की हज़ारों पर्सनल स्टोरीज़ मिलेंगी जो अपने पतियों के खिलाफ अपनी ग्रीवेंसेस डिटेल में बताती हैं। उनके रीज़न गंभीर अपराधों जैसे अब्यूज़ और इनफिडेलिटी से लेकर छोटी मोटी परेशानियों तक होते हैं, जैसे खर्राटे लेना या फर्श पर कचरा छोड़ना। मैं आपको कुछ हाल के पोस्ट के ट्रांसलेटेड अंश बताता हूँ। काम से देर से आने, घर पे लेट आना, आपका चक्कर चल रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये वो कमेंट्स पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ जो वाइफ्स ने अपने पतियों के लिए किए हैं। आप सिर्फ
झूठ बोलते हैं, आप कमीने हैं, मौत से घिरे हुए। जब भी मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन अजीब बात है, आप हर रात घर आ जाते हैं। शिनेगामी मौत के देवता को कहा जाता है। प्लीज़ उसे जल्दी से ले जाओ, ये वो अपने पति के लिए कह रही है। वहीं दूसरा कमेंट, मर जाओ कमीने, खुद को मिटा दो। अरे हाँ, तुम इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते तो किसी सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट में तुरंत मर जाओ, किसी को परेशान किए बिना मर जाओ। थर्ड कमेंट, 38 साल का है और 2 लाख यन सैलरी। हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी समझते हैं कि उनका बाप अच्छा नहीं है। अगर तुम मर जाओगे तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। मेरा बेटा कहता है, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन काश कोई मेरे बाप को मार दे। सच में इतनी ज़्यादा ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। ये थे कमेंट्स कुछ। यह सुनकर आप शायद सोचेंगे, दान्ना शिने सिर्फ इन महिलाओं के लिए अपना गुस्सा निकालने की जगह है, दर्द या धोखे से निपटने का एक जरिया है। हाँ, कई पोस्ट में गंभीर विषय डील होते हैं जिससे लिखने वाले से सिंपैथी महसूस करना आसान हो जाता है, लेकिन कई बार यूज़र्स सिर्फ एक बोरिंग या प्यार रहित शादी से एस्केप करने की फैंटेसी से मोटिवेट होते हैं। अपने सीधे साधे पति की अचानक मौत और उसके बाद मिलने वाले इंश्योरेंस के पैसे को ही एकमात्र रास्ता मानते हैं। वेबसाइट पर इफ़ेक्ट रिपोर्ट नाम का एक सेक्शन भी है। यह अपडेट्स से भरा है जो पिछली पोस्ट करने वाली महिलाओं ने दिए हैं। अपनी साथ ही विधवा बनने की चाह रखने वाली महिलाओं को अपने पतियों की स्वास्थ्य संबंधी डर और बाल बचने के बारे में बताते हुए और ग्रीम रीपर को धन्यवाद देते हुए कि वो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अपना मैजिक कर रहा है। लेकिन गठिया और हाई ब्लड प्रेशर की इन रिपोर्ट्स के बीच कुछ पोस्ट ऐसे थे जो वाकई चौंकाने वाले थे, जिनमें से कुछ हैं। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैंने साल के अंत में अपना नोट छोड़ दिया था। यहाँ पे डेथ नोट की बात हो रही है। आपकी वजह से मैं विधवा बन गई हूँ। मुझे बहुत सारे संवेदनाएं मिली हैं। मुझे अफसोस है आपका पति अभी भी इतना जवान था, आदि ऐसी संवेदनाएं मुझे मिली। मैंने कभी इसे ज़ोर से नहीं कहा, लेकिन उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। इसलिए मैं यहाँ अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करने आई हूँ। मेरे डेथ नोट छोड़े कुछ महीने हो गए और मैं बिलीव नहीं कर सकती, लेकिन मेरा पति सच में मर गया। मौत का कारण स्लीप एपनिया सिंड्रोम के कारण हार्ट फेलियर था। उसे सुबह बुलाया गया, मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उन्होंने हॉस्पिटल में उसकी मौत की कंफर्मेशन दी। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत बहुत धन्यवाद शिनेगामी। एक और डिस्टर्बिंग पोस्ट। मैं खुशी से झूम उठी। मेरा पति, जिसके बारे में मैंने अभी अभी इस डेथ नोट में बुरा भला कहा था, अगले दिन एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में था। उसकी बाईं टांग टूट गई, पेल्विस बोन टूट गई और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स फट गए। वह क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे अभी तक होश नहीं आया है। मैं यह हॉस्पिटल के टॉयलेट से लिख रही हूँ। यह एक अजीब फीलिंग है। मुझे लगा था कि ये पेनफुल होगा, लेकिन मैं खुश हूँ। यह कैसी खुशी है। जैसे टाइम बीत रहा है, मेरी खुशी और एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही। इसे लिखते हुए मैं हंसना बंद नहीं कर सकती। मैं काफ़ी लिख चुकी हूँ और नहीं लिख सकूँगी। थैंक यू यमदूत।
किसी भी और फोरम पर ऐसे पोस्ट्स को हॉस्पिटैलिटी के साथ जवाब मिलता, लेकिन दान्ना शिने पर मैंने जो भी रिप्लाइज पढ़े उनमें से पूरे 100% सपोर्टिव थे। यहाँ उस आखिरी पोस्ट के कुछ रिस्पॉन्स हैं जो मैंने पढ़े, जैसे कि मैं जेलस हूँ, मेरा पति भी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में था और मुझे उम्मीद थी कि उसका डेथ नोट हमें मिलेगा। काश आज मेरे पेट की जगह मेरा पति मरता। एक दूसरा, क्रिसमस ईव होने के बावजूद उसने हमारे बच्चों के सामने मेरे पे चिल्लाया और घर छोड़ दिया, और जब वापस आया तो उसने मुझे उसे ओबे करने के लिए मजबूर किया। जब भी मेरा पति आसपास होता है तो मैं अपने बच्चों को मारना चाहती हूँ और फिर खुद को, बस उसे हर्ट करने के लिए। तीसरा पोस्ट, ओह मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मेरा पति एक जर्क होता है तो मैं अपने बच्चों को ले जाने और उन्हें मारने के बारे में सोचती हूँ। सीरियसली मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मर जाओगे। ये कमेंट्स बताते हैं कि ये सिर्फ एक वेंटिंग स्पेस नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहाँ ये महिलाएं अपनी डार्क फैंटेसीज़ को शेयर करती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। आज तक दान्ना शिने पर 2,23,000 से ज़्यादा नोट्स बनाए जा चुके हैं। हर एक ट्विस्ट विश। साइट अभी भी एक्सट्रीमली एक्टिव है और इसे रोज़ दर्जनों कभी कभी सैकड़ों नए सबमिशन मिलते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश एक डार्क फैंटेसी या हार्मलेस वेंटिंग के रूप में देखना आसान है, लेकिन होम पेज पर मंथली टैली को देखकर आपको सोचना पड़ता है कि इनमें से कितने यूज़र्स ने सिर्फ विश करना बंद करके प्लानिंग शुरू कर दी है। दान्ना शिने हमें रिश्तों की एक डार्क साइड, समाज के दबावों और इंटरनेट की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां एनोनिमिटी, नफ़रत और उम्मीद एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ आपकी इमेजिनेशन में नहीं बल्कि किसी के दिल के सबसे काले कोने में पनपती हैं और एक क्लिक दूर होती हैं।